अच्छा, लास्ट टाइम वीबीटी और सीएफटी दोनों खत्म हो चुके हैं, ये डिटेल सारी हो चुकी है इसकी। अभी आज ना टॉपिक स्टार्ट करना है, एक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा आइसोमरेज। तो पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग में उठा लेना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, उसको उसका पता लगाने के लिए टॉपिक है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मान लिया रिएक्शन हो रही है M प्लस एक्स एल। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स है और एल लिगेंड है, M क्या है, सेंट्रल एटम। तो बनेगा इससे क्या, MLX। क्या बन जाएगा इससे, MLX, ये बन जाएगा। MLX बन गया। अब इसमें अगर मैं कहूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा या इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है ना, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए मैंने इसमें लिखा एस। के एस क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये होगा MLX डिवाइड बाय M इंटू L रेज टू X इंटू L रेज टू X, ये आ जाएगा। के एस यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, के एस यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब के एस लिख दिया यहाँ पे। तो अब के एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ये कम्प्लेक्स स्टेबल है। मतलब तुम्हें दिमाग में रखना है कि greater the stability, greater the strength of metal ligand bond, more will be the stability. Greater the strength of metal ligand bond, more will be the stability. जितनी ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सही है, तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसको मैं एक बार डिटेल में और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूवी का यस सर। चेक कर लेना एक बार। देखो मैंने ये टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एक बार ध्यान दे देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इसमें क्या है, मेटल प्लस एक्स टाइम्स लिगेंड्स गिव्स MLX, गिव्स MLX। के एस क्या है, MLX अपॉन में M इंटू L रेज टू X, ये आ गया। L रेज टू X ये आ गया ना, के एस ये क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर मैं अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जितना ज्यादा मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना जैसे NiCO4 है, CO, जितना ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स होगा। जैसे मान लो दो कम्प्लेक्स दे दिया मैंने तुम्हें, एक दिया AuCN2 नेगेटिव और एक दे दिया AgCN2 नेगेटिव, ये दो कम्प्लेक्स दिए। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे दिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻⁻10। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻⁻12। अब मैंने तुमसे बोला विच कम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द टू, ए कम्प्लेक्स या बी कम्प्लेक्स, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दिस टू। बताओ जरा आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से चेक करो एक बार।
चलो निहारिका ने आंसर दिया बी। ध्यान देंगे एक बार। देखो इसके अंदर तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नीचे दे रखा है, दूसरा ये जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नीचे दे रखा है। इसका पहले कॉम्प्लेक्स का, ए वाले कॉम्प्लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, 10⁻10, जो कि ज्यादा है किससे, देन 10⁻12। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब कम स्टेबल होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। आंसर आएगा इसका AgCN2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल। एक्चुअल में अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, यानी Ks जो है 1/kd है, ये आएगा इसमें। सही ना, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो ये ऐसे, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है ऐसे। एक क्वेश्चन और चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस गिव्स AgNH3 प्लस NH3। K1 दे रखा है इसका 10⁻⁻, से 8। और दूसरी इक्वेशन है AgNH3 प्लस गिव्स Ag प्लस NH3। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है K2 10⁻⁻10। और तुमसे पूछा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा। Ag प्लस 2NH3 गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा तो तुम्हें निकालना है, K3 निकालना। करो ट्राई, क्या आएगा आंसर। हाँ, निकाला किसी ने आंसर। बॉबी, छवि, काजल,
इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेटेड है केमिकल इक्विलिब्रियम से। उज्जवल, देवांश, यस सर, 10 की पावर 18। 10 की पावर 18। 10 के 18, हाँ यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये निहारिका का भी यही है, नित्या का भी यही है। और किस किसने निकाला 10 के 18? देखो इधर सिंपल सा दिख रहा है मेरे को। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूँ, पहली रिएक्शन को और दूसरी रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस गिव्स Ag प्लस प्लस 2NH3, ये दोनों NH3 आ जाएंगे। तो यानी उसके जस्ट उल्टा चाहिए मेरे को। तो दोनों को, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा था, पहले ऐड किया तो Kc क्या होगा, इसका जो ऐड करने पे रिएक्शन आएगी उसका Kc होगा 10H118, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो इस रिएक्शन का जो Kc होगा वो क्या होगा, जस्ट उसके उल्टा, यानी Kc 10H18 आ जाए। इसका K3 जो है वो 10H18 होगा। चलो इजी क्वेश्चन था, सबको निकालना चाहिए। और ये 2006 IIT का क्वेश्चन है इसी टाइप का। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, सही ना? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो उसके लिए पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, तो इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं K3 Fe6 और K4 Fe6, कौन सा स्टेबल जा रहा है? तो क्या आंसर आएगा? K3 Fe6, K4 Fe6, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू? तो तुम सिर्फ चार्ज निकाल लोगे। चार्ज पहले वाले केस में आयरन पे +3 है, दूसरे वाले केस में चार्ज आयरन पे +4 है, और +2 है, सॉरी +2 है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लेगा, उतना मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ये मत देखना इसमें EN रूल, दोनों में EN रूल से निकालो कि क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है, जल्दी से निकालो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, चेक करो एक बार। हाँ क्या है EN? दोनों केस में EN क्या आएगा? देवांश? सर फर्स्ट में 35, सेकंड में 36। हाँ बिल्कुल सही है, सुधांशु का भी सही है। पहले में 35, Fe3+ है, निकालोगे ना ये Fe3+, यानी कितना हो जाएगा? 23 हो गया, और 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लिगेंड से, तो 35। दूसरे में आएगा 36। अब इसको देखें तो कोई कहेगा कि हाँ स्टेबल तो ये होना चाहिए 36 वाला, क्योंकि इसमें नियरेस्ट नोबल गैस, ये नोबल गैस कंफर्मेशन है। लेकिन तब भी आंसर क्या है? आंसर क्या आएगा? K3 Fe6। EAN रूल यानी सिडग्विक्स थ्योरी कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बताती है, ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताती है, लेकिन ये नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन हो गए। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इसमें अगर सेंट्रल आयन जो है ग्रुप 1 to 6 में है, ग्रुप 1 to 6 में है, तो क्या होगा?
ग्रुप 1 to 6 में है और डोनर एटम्स NOF है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ग्रुप 1 to 6 में है और डोनर एटम्स NOF में है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर आफ्टर ग्रुप 6 है, आफ्टर ग्रुप 6 तो फॉस्फोरस सल्फर यानी हैवियर मेंबर्स होने चाहिए इन्हीं के तो स्टेबिलिटी ज्यादा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में ये करना है। अगर ग्रुप 1 to 6 का सेंट्रल एटम है तो NOF डोनर एटम्स होंगे तो स्टेबलाइज ज्यादा होगा। और आफ्टर ग्रुप 6 है तो हायर मेंबर्स होने चाहिए इन्हीं के 15 16 17 ग्रुप के तो स्टेबलाइज ज्यादा होगा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में तुम्हें ये करना है। नेक्स्ट है सी पॉइंट है इसमें बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड। बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड इसमें क्या है, लिगेंड जितना ज्यादा बेसिक होगा, लिगेंड जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी जल्दी लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा बेसिक लिगेंड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की। सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट, डी और ई पॉइंट तुमने पढ़ रखे हैं। डी पॉइंट में चीलेटिंग इफेक्ट, चीलेटिंग इफेक्ट इसके अकॉर्डिंग अगर अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तुमने पढ़ रखा है चिलेटिंग इफेक्ट के अंदर। ई पॉइंट है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इसमें अगर लिगेंड, ये एक्चुअली में ई पॉइंट को ये भी लिखते हैं इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड, इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड। इसमें क्या बोलते हैं कि लिगेंड पहले से साइक्लिक है, लिगेंड पहले से साइक्लिक है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट्स तो भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और चिलेटिंग इफेक्ट से ज्यादा इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, लिगेंड पहले से साइक्लिक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है डाइपाइरिडीन का एन एन, लिगेंड पहले से साइक्लिक है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट्स तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिनेंथ्रोलिन, ये इधर बना दो तुम ऊपर, ये बना दिया, तो उस केस में भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लिगेंड पहले साइक्लिक है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट्स देन आल्सो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज एनहांस्ड, देन आल्सो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज एनहांस्ड। तो तुम्हें इसके अंदर ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो पांचों मैंने फैक्टर्स बता दिए विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ द लिगेंड या बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, फोर्थ चिलेटिंग इफेक्ट और फिफ्थ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड। इसमें अगर आता है ना व्हाट इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, तुम्हें क्या बोलना है, if ligand happens to be multidentate, if ligand happens to be multidentate and cyclic without any steric effects, without any steric effects, then stability of the complex is enhanced, then stability of the complex is enhanced। यही है क्या, macrocyclic effect। clear, this is macrocyclic effect। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक खत्म हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वीवीटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आइसोमर्स। इसको देखो स्टार्टिंग के हो सकता है 3-4 लेक्चर में बहुत इजी वाला बताऊं उसके अंदर, यानी जिससे तुम्हारे मेंस लेवल तक के या फिर बोर्ड के क्वेश्चन निकल जाएंगे। कंसेप्ट सिखाऊंगा उसके बाद, पहले एक बार ये काम खत्म हो जाए। अब हालांकि अब तो बोर्ड से भी हट चुका आइसोमरेज, लेकिन एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वीबीटी के बाद यही होता है, सही ना। आइसोमरेज, आइसोमरेज दो तरीके की है, वही सेम चीज है जो ऑर्गेनिक के अंदर होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, स्टीरियो आइसोमरेज, इसमें शुरू से ध्यान नहीं दिया ना तो आगे समझ नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज और स्टीरियो आइसोमरेज जैसे उसमें था ऐसे ही। तो कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो या डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट तो स्टीरियो आइसोमरेज, तो स्टीरियो आइसोमरेज। तो इसके अंदर आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट, थर्ड थर्ड आ जाएगा लिंकेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज,
अब यहाँ तक तो पूछा जाता है पेपर में, यहाँ तक पेपर में पूछा जाता है, इसके बाद वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन जो कि सिर्फ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में होती है। फिर आती है लीगेंड आइसोलेज, जो जनरली लीगेंड के अंदर आइसोलेज होती है उसको बोलेंगे लीगेंड आइसोलेज। और एक और है पॉलीमराइजेशन, जो कि ट्रू आइसोलेज नहीं है। पॉलीमराइजेशन आइसोलेज, पॉलीमराइजेशन आइसोलेज विच इज नॉट ए ट्रू आइसोलेज, ये ट्रू आइसोलेज नहीं है। तो ये 7 है स्ट्रक्चरल आइसोलेज के अंदर। 4 स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं पेपर में, 4 इंपॉर्टेंट ज्यादा। फिर इसके बाद स्टीरियो में सबको पता है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल होती है और ऑप्टिकल होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस्ट्रांस या फिर ज्यादा यूज होगा फेशियल और मेरिडायनल, फेशियल और मेरिडायनल, जो एक ही टाइप के कंपाउंड में बोलते हैं, फेशियल और मेरिडायनल। और ऑप्टिकल में पता है तुम्हें डी और एल वाला फॉर्म, डी और एल और आर और एस फॉर्म। तो ये पढ़ना है इसके अंदर। मैंने डेफिनेशन तुम्हें बता दिया है स्ट्रक्चरल आइसोलेज क्या है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोलेज। और स्टीरियो आइसोलेज, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जैसे सिस ट्रांस में होता है। सेम साइड आइडेंटिकल ग्रुप्स तो सिस होता है, ऑपोजिट साइड है जो आइडेंटिकल ग्रुप्स तो बोलेंगे ट्रांस। तो स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन से, स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोलेज, आयोनाइजेशन आइसोलेज, आयोनाइजेशन आइसोलेज, इसके भी नाम से पता लग रहा है, क्लियर, इसके नाम से क्या पता लग रहा है, आयोनाइजेशन आइसोलेज। इसके नाम से क्या पता लग रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जो डिफरेंट आयंस देंगे सॉल्यूशन के अंदर, compounds having same chemical composition but giving different ions in the solution, clear, compounds having same chemical composition but giving different ions in the solution। इसके नाम से पता लग रहा है कि आयंस डिफरेंट होंगे सॉल्यूशन में, कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन बट गिविंग डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसके अंदर, एग्जांपल CrNH3 होल 5 Cl और SO4। पेपर में आएगा क्वेश्चन कि ड्रॉ इट्स आयोनाइजेशन आइसोमर, ड्रॉ इट्स आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा CrNH3 होल 5 SO4 अंदर कर देंगे, Cl बाहर। देखना इसकी पहचान ही यही है, बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, इसकी पहचान यही है, एक नेगेटिव आयन अंदर हो और एक नेगेटिव आयन बाहर। दो भी होते हैं, दो नेगेटिव आयन अंदर हो, दो बाहर हो, मतलब एक नेगेटिव आयन अंदर हो और एक नेगेटिव आयन बाहर हो, तो उसे बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोलेज। ये कंपाउंड शो कर सकता है, ये दिमाग में रखना। अभी जो मैंने बोला ना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक नेगेटिव आयन अंदर हो और दूसरा नेगेटिव आयन बाहर हो, देन इट कैन शो आयनाइजेशन आइसोलेज। अब जैसे इन दोनों कंपाउंड का पता कैसे लगेगा, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने तुम्हें ये कंपाउंड दे दिया और एक टेस्ट ट्यूब में ये कंपाउंड दे दिया, और बोला पता लगाओ किस कंपाउंड में Cl बाहर है, किस कंपाउंड में सल्फेट बाहर। तो उसके लिए अगर सल्फेट का पता लगाना होता है, क्वालिटेटिव में सबने पढ़ा हुआ, क्या डालेंगे इसके अंदर, क्वालिटेटिव में सबने पढ़ा हुआ क्या डालेंगे दोनों को पता लगाने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब में ये कंपाउंड है, एक टेस्ट ट्यूब में ये कंपाउंड है, इसमें डाल दूंगा मैं क्या, BaCl2, BaCl2 डाल दिया। अगर ये BaSO4 का वाइट पीपीटी दे देता है, BaSO4 का वाइट पीपीटी दे देता है, इसका मतलब इसके अंदर सल्फेट आयंस बाहर थे। क्लियर हो गया कि नहीं। इसे ये पता लगाने के लिए टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है पता लगाने के लिए। इसके अंदर मैं BaCl2 डालूंगा तो कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, नो वाइट पीपीटी। कभी भी तुम्हें सल्फेट का पता लगाना ना, तो हमेशा BaCl2 डालना, BaCl2 टेस्ट लगता है। और कभी भी तुम्हें हेलोजन का पता लगाना है तो क्या डालेंगे, AgNO3। अब मान लो दूसरा टेस्ट में डाला AgNO3 के लिए, मैंने इसमें डाला AgNO3 तो कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा। मैंने इसमें डाल दिया AgNO3 तो AgCl का वाइट पीपीटी आ जाएगा, पहली टेस्ट में कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट है ना। क्वांटिटी भी पता लग जाएगी इसमें प्रेसिपिटेट की, और क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने पता लगाया कि कौन सा आयन बाहर था, कौन सा आयन बाहर था। तो ये तरीका है। और कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या आएगा, देखो कंडक्टिविटी टेस्ट में ना अगर तुम चेक करोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज 2+ आएगा और ये 2- आएगा। और इसमें क्या आएगा, आयन दो ही दे रहा है, ये भी आयन दो ही दे रहा है, लेकिन इधर क्या आएगा, प्लस और माइनस। आयन ज्यादा
आयंस अगर ज्यादा है, इसका सॉरी चार्ज ज्यादा है तो भी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। आयंस ज्यादा तो कनेक्टिविटी ज्यादा होती ही है, चार्ज ज्यादा है तो भी कनेक्टिविटी ज्यादा है, यानी पहले कंपाउंड की कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। अच्छा, अगर मैं दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन और पूछूं सेंट्रल एटम का, तो क्या होगा बताओ? दोनों के अंदर, इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड में भी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम? बताओ जल्दी। हाँ, बोलना किसी को क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? बोलना किसी को क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसमें? देवांश? सर 6। हाँ, दोनों में 6 आएगा, ध्यान रखना चीज का। यहाँ पे सल्फेट आयन जो है फ्लेक्सी रेंटेड लिगेंड होगा। वैसे ये 2 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसमें एक ही देगा, NH3 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 NH3। यहाँ सल्फेट का एक O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों भी दे सकते थे, दोनों भी दे सकते थे। तो इसमें यहाँ पे 5 का क्या है? NH3 है। तो ये चार्ज से भी पता लग सकता है कंपाउंड के बारे में, कंडक्टिविटी से। उसकी कंडक्टिविटी चार्ज से क्या पता लग जाएगी? कंडक्टिविटी। ज्यादा चार्ज है तो कंडक्टिविटी ज्यादा। पहले आयंस देखते हैं फिर चार्ज देखेंगे, पहले आयंस फिर चार्ज। तो ये आयनेशन है, इसमें उसका मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरेज। हाइड्रेट और सॉल्वेट, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, जैसे आयनेशन के नाम से पता लगा कि आयंस डिफरेंट होना चाहिए, हाइड्रेट से क्या पता लगेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स एज लीगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन, compounds having same chemical composition, but number of water molecules present as ligands are different. Number of water molecules present as ligands are different. Example, जैसे CrH2O whole 6 Cl3, CrH2O whole 6 Cl3, इसमें 6 water molecules present as ligand। नेक्स्ट वाला केस देखो, CrH2O होल 5 ले लिया मैंने, Cl एक अंदर किया, एक Cl2 हो जाएगा बाहर और डॉट H2। तीसरा एग्जांपल CrH2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2। चौथा एग्जांपल CrH2O होल थ्राइस Cl3 डॉट 3H2। तुम मेरे को बताओ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बने? इस कंपाउंड के कितने हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे? हाँ देवांश? सर 3। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें? सर लास्ट वाला। रीजन? सर उसमें बाहर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, आयन प्रेजेंट नहीं तो क्या होगा? अभी 99% सही है, 1% बता। एनायन नहीं है तो कैटायन, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाके फंसते हैं? एनायन के बीच में जो स्पेस होगा, देखो कैटायन एनायन यस होगा ना, सर। खाली खाली जगह जो आती है एनायन, स्पेशली एनायंस के बीच में, वहां पे जाके वाटर मॉलिक्यूल फंसता है। तो इस कंपाउंड में तो कोई एनायन है ही नहीं, इस कंपाउंड में तो कोई एनायन ही नहीं है।
तो इसलिए हम नहीं पता लगा पाएंगे, इसमें नहीं पता लगेगा, सही ना। और अब इन चारों कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इसमें 4 आयंस मिलेंगे जब टूटेगा ये, 3Cl नेगेटिव Cr2 होल 6, 3Cl नेगेटिव और Cr2 होल 6, एक तो ये 4 आयंस देगा, ये 3 आयंस देगा, ये 2 आयंस देगा और ये कोई आयन नहीं देगा, लास्ट वाला कोई आयन नहीं देगा। एक तो ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, लास्ट में कोई ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। एक तो इस बेसिस पे। दूसरा टेस्ट है, हम इनके अंदर क्या डाल दें? AgNO3, क्या डाल दें? AgNO3 डाल दें, उससे पता लग जाएगा। पहला वाला जो कंपाउंड है वो 3 मोल दे देगा, AgCl, इसमें डाल दिया AgNO3, 3 मोल से AgCl दे देगा। ये 2 मोल दे देगा AgCl, ये 1 मोल AgCl देगा, ये कोई AgCl नहीं देगा, ये कोई AgCl नहीं देगा। तो एक तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनको। और तरीका है, एक तरीका और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर को देखेगा अगर बाहर तो इमीडिएटली कंज्यूम कर लेगा। तो इसमें अगर मैं डाल दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 पहले कंपाउंड में, पहले में डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इस कंपाउंड का 18 ग्राम वेट कम हो जाएगा। इसमें डाल दिया तो इसका 36 ग्राम वेट कम हो जाएगा, क्योंकि 2 H2O बाहर है। इसमें डाल दिया तो 3 मोल यानी 54 ग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 18354 ग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इससे भी पता लग सकता है, इससे कंसंट्रेटेड H2O डाल के भी हम पता लगा सकते हैं, कंडक्टिविटी से, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म से, या फिर डिहाइड्रेशन से। जो बाहर होगा H2O वही बाहर निकलेगा, सही ना, वही बाहर निकलेगा। लास्ट वाले मॉलिक्यूल जो है ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया क्वेश्चन, विच आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, विच सॉल्वेट आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैटायन एनायन जो होते हैं उनके बीच में स्पेस आता है, स्पेशली एनायंस के बीच में, वहां पे जाकर के H2O का मॉलिक्यूल फंसता है। इस मॉलिक्यूल में कोई भी एनायन नहीं है, कोई भी एनायन नहीं है, ये है ना नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ जाके वाटर फंसता है, यहाँ जाके वाटर फंसता है। तो जब एनायन है ही नहीं तो कहाँ जाके वाटर फंसेगा, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर इज राइट। तीसरा है लिंकेज। लिंकेज यानी किस तरीके से लिगेंड लिंक करेगा सेंट्रल एटम, लिंकेज आइसोमर। तो इसका ये ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और उसमें पूछते हैं कि जैसे व्हाट इज द, क्वेश्चन दे दिया CrNH3 होल 5 SCN 2+ दे दिया, बोला व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, तो क्या आंसर आएगा? क्या करेंगे? SCN का सिर्फ NCH कर देना, आंसर आ गया। यही तो होगा, SCN का क्या कर लेंगे? NCH, बस ये आंसर आ जाएगा इससे। ये थायोसाइनेटो था, ये आइसोथायोसाइनेटो है, तो वही पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N क्रोमियम थर्ड आयन, ये आ जाएगा लिंकेज आइसोटोप्स के अंदर। तो ये कौन शो करेगा? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। दिस टाइप ऑफ आइसोटोप्स अराइजेस इन दोस complexes which have ambidentated ligands, यानी ligands having more than one, monodentate ligands having more than one coordinating site, उनके अंदर ये आइसोटोप्स होगी। और बोर्ड के लिए तो सिंपल SCN तो NCH कर देना, यही 3 दिख जाए यहाँ पे भी, NO2 तो ONO कर देना, और CN तो NC कर देना। ये 3 ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके लिए, अदरवाइज तो बहुत एग्जांपल है, 3 जरूर कर लेना, बोर्ड लेवल में इतना काफी है, ये 3 कर लेना, बस खत्म हो गया। लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोटोप्स, जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन पोजीशन भी। कोऑर्डिनेशन आइसोटोप्स इसमें ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होगी जिसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स, ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होगी जिसमें कैटायन एनायन दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जिसमें कैटायन एनायन दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स है, उस उन कॉम्प्लेक्सेस में होगी। जैसे मैंने दिया CuNH3 होल 4 और PtCl4, तो चाहे पार्शियल एक्सचेंज करो लिगेंड का या कंप्लीट एक्सचेंज करो लिगेंड का, ये पॉसिबल है। जैसे इसका एग्जांपल बनेगा CuNH3 होल थ्राइस Cl PtCl3NH3, ये तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोटोप्स। तो 4 तो मैंने बता दी तुम्हें,
नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे बताऊंगा, यहाँ तक ना पढ़ लेना जरूर, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है ना। अब आइसोलेशन में जब डेप्थ में आएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और तुम्हें मजा आएगा करने में, लेकिन ये उसको जीरो लेवल से करते रहना साथ साथ सारा, नहीं तो नहीं कर पाओगे।